हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी डायरेक्टली उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। और यदि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उन्हें मुझे आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा का माध्यम की जो समस्या थी, शिक्षा के मीडियम की, वो हल नहीं होने का क्या कारण था। तो मतलब पूरे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद जो टीचिंग का जो मीडियम था वो पूरा एक ही मीडियम क्यों नहीं हो पाया, मतलब जो एक ही लैंग्वेज में टीचिंग क्यों ना हो पाई। तो क्या अंग्रेजी का दबदबा होना इसका कारण था, या फिर भारत एक बहुभाषी देश है ये इसका कारण था, या फिर भारत की जो राजनीति है वो इसका कारण था, या भारत की जो अन्य यूरोपीय देशों से पारस्परिक जो संबंध थे वो इसका कारण था। तो जो टीचिंग का मीडियम है वो एक न हो पाया, इसका जो कारण था वो ये था कि जो इंडिया है वो एक बहुभाषी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो मल्टी लैंग्वेज कंट्री है। तो इतनी सारी भाषाएं होने के कारण यहाँ पे पूरे कंट्री में एक ही भाषा को लागू कर पाना जो था वो पॉसिबल नहीं था। तो यही इसका कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। तो शिक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं उसको हल करने का दायित्व प्रधानाचार्य का है, या शिक्षाविदों का है, या एजुकेशनलिस्ट जिन्हें बोलते हैं, या फिर शासन का है, या फिर शिक्षकों का है। तो शिक्षा संबंधित जो शिक्षण संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने का जो पूरा काम होता है वो शिक्षक का होता है। ठीक है, शिक्षण के संबंधित मतलब टीचिंग से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। मतलब टीचिंग को जो है वो काफी अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, इसका क्या कारण है। इस व्यवसाय में सेवानिवृत्ति की जो उच्च शर्तों का पालन किया जाता है, या फिर इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का परिपालन किया जाता है, या इस व्यवसाय में अन्य सरकारी व्यवसायों जैसे नियम जो हैं वो लागू किए जाते हैं, या फिर इस व्यवसाय में एक निश्चित वेतनमान क्रम का जो अनुसरण है वो किया जाता है। तो टीचिंग को जो है वो हायर लेवल का या फिर काफी अच्छे लेवल का जो व्यवसाय है, जो प्रोफेशन है, वो इसलिए माना जाता है, नोबल प्रोफेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि इस प्रोफेशन में क्या होता है, उच्च मूल्यों का परिपालन किया जाता है। मतलब हायर जो वैल्यूज हैं उनको इसमें फॉलो किया जाता है, अच्छी वैल्यूज को फॉलो किया जाता है। तो इसीलिए इसको जो है बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है, ये कथन है, तो इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या ये है कि उच्च पद तक पहुंचने के लिए निम्न पद में नौकरी करनी पड़ती है, निम्न पद से नौकरी आरंभ कर देनी चाहिए, या फिर यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम करना आरंभ करना पड़े तो उसे कर लेना चाहिए, या फिर हमें अपने लक्ष्य से अडिग नहीं होना चाहिए, या फिर जो हाथ लगे वही नौकरी कर लेनी चाहिए। तो लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, इसका मतलब है कि यदि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल रहा है तो थोड़ा पीछे हटकर भी आपको काम कर लेना चाहिए। मतलब आपको जो जिस प्रोफेशन में जिस पोस्ट में आप जाना चाहते हैं वो पोस्ट नहीं मिल रही है तो उससे थोड़ा सा नीचे वाली पोस्ट में जाकर भी आप काम कर सकते हैं उस फील्ड में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी बी जो है वो इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर बी कि यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर भी आपको काम आरंभ करना पड़े तो आपको उसे कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शैक्षिक रूप से छात्र निम्नलिखित शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। जो एजुकेशनल फॉर्म में जो बच्चे हैं वो किस टीचर की कक्षा में जो है वो प्रॉब्लम फील होती है, वो किस में होती है। तो जो एजुकेशन के फील्ड में जो बच्चों को फीलिंग जो प्रॉब्लम फेस होगी वो होगी जब टीचर जो है वो अपनी विषय वस्तु को एकीकृत न कर पाए, मतलब अपने जो कंटेंट है उसके सब्जेक्ट का उसको कंबाइन करके अपने बच्चों के सामने, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जो शिक्षक है वो अपनी विषय वस्तु को एकीकृत तथा छात्रों के स्तर पर समन्वित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक बल दिया जाता है, ऐसा क्यों। तो जो शिक्षक प्रशिक्षार्थी हैं, मतलब जो टीचर ट्रेनी हैं, तो उनको इंटर्नशिप देने पे जो फोकस है वो क्यों किया जाता है। तो टीचर ट्रेनिंग का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि टीचिंग के फील्ड में ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब जैसे कि आप अभी बीएड करेंगे तो उस टाइम पे आप टीचर नहीं होंगे बल्कि आप टीचर ट्रेनी होंगे। ठीक है, मतलब जिन्हें ट्रेनी टीचर्स बोला जाता है। ठीक, तो आप शिक्षक प्रशिक्षार्थी होंगे। तो उनको जो इंटर्नशिप देने पर बल क्यों दिया जाता है, मतलब इंटर्नशिप का मतलब होता है उनको टीचिंग से पहले किसी के अंडर काम करने पर बल क्यों दिया जाता है। तो उसको बल देने का कारण जो है वो ये है
कि जो नव शिक्षकों को योग्य और अनुभवी शिक्षकों का जो संरक्षण है वो मिल पाए और उनके अंडर उनको काम करने का मौका मिले, जिससे कि वो अपनी टीचिंग जो एबिलिटीज हैं उनको सुधार पाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नवनियुक्त शिक्षक के रूप में आपका जो प्रमुख दायित्व होगा वो क्या होगा? अपने पूर्वगामी शिक्षकों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा, या फिर अपने काम से काम रखना और बाकियों की चिंता नहीं करना होगा, या फिर अन्य शिक्षक साथियों के शिक्षण दर्शन में सुधार करना होगा, या फिर अपने शिक्षक साथियों के सहयोग प्रदान करना, चाहे आपके मतों में जो है अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि जो आपके शिक्षक साथी हैं, मतलब आपके जो कलीग्स हैं, उनका आप क्या करेंगे? सहयोग देंगे आप उनको, चाहे आपके जो मतों में अंतर हो, मतलब चाहे आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उन थॉट प्रोसेस में अंतर हो, दोनों अलग अलग तरीका का सोचते हो, ठीक है, और आप तो फिर भी आप क्या करेंगे? उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे जहां पे हेल्प उनकी की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है कब? तो आपको सबसे अधिक परेशानी कब होगी? जब जीवन मूल्यों में गिरावट से आपको परेशानी होती है, या फिर प्रधानाचार्य से परेशानी होती है, छात्रों से होती है, या फिर अभिभावकों की उदासीनता से होती है। तो टीचर को जो सबसे ज्यादा परेशानी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जीवन मूल्यों में गिरावट होने से, मतलब जो भी जीवन मूल्य हमें सिखाए जाते हैं, जो मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, यदि उनमें गिरावट हो रही है तो उससे आपको क्या होनी चाहिए? परेशानी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? उस नेता को जिसने देश की आजादी का बड़ा बीड़ा उठाया, या फिर उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता हो, या फिर उस महान पुरुष को जो समाज को बुराइयों से साफ देखना चाहता है, या फिर उस शिक्षक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी? तो आप सबसे ज्यादा जो आदर्श मानेंगे वो उस शिक्षक को मानेंगे जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी। तो ऐसा टीचर जिसके पास जो संसाधन थे वो कम थे, लेकिन फिर भी उसने आपको बहुत अच्छी तरीके की जो टीचिंग थी वो दी, अच्छी शिक्षा दी आपको, ठीक है, जिससे आप आज इस लेवल तक पहुंच पाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक शिक्षक का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो क्या हो सकता है? उसका उदंड छात्र, या उसका प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, या फिर उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता? तो शिक्षक का जो सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है वो यही हो सकता है, उसके अंदर का अहंकार, जो कि उसके अंदर जो है गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है। तो उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको नहीं आने देता है, तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। एक शिक्षक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो एक टीचर के लिए सबसे कठिन काम क्या होगा? छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना होगा, या फिर शिक्षण पद्धति में सुधार करना होगा, या अपने शिक्षकों से अच्छे संबंध बनाना उसके लिए कठिन है, या फिर सहायक शिक्षण जो सामग्री हैं उनको प्रिपेयर करना उसके लिए जो कठिन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो उसके लिए थोड़ा टफ होगा कि छात्रों में जो असामाजिक व्यवहार हैं वो आ चुके हैं, तो उनको सुधारने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके लिए सही आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यदि सहशिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं, मतलब आप को एजुकेटिव जो स्कूल हैं, ठीक है, जहां पर को एजुकेशन चलती है, लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, वहां पर आप पढ़ाते हैं, तो आप क्या करेंगे? सब पर समान रूप से ध्यान देंगे, या फिर मेधावी जो लड़कियां हैं, जो अच्छी लड़कियां हैं, जो काफी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देंगे, या फिर लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, या फिर सभी लड़कियों पर समान रूप से ध्यान देंगे? तो आपको न तो लड़कों पर ध्यान देना है स्पेशल, न लड़कियों पर देना, आपके लिए सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? एक जैसे हैं, तो आप सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, आपके मित्र को ऊंची ऊंची उपाधियां मिली हैं, फिर भी अभी तक उसे कोई उपयुक्त नौकरी जो है वो नहीं मिल पाई है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका क्या रीजन आप मानते हैं कि इसका क्या रीजन हो सकता है? यह सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि उसे अच्छी शैक्षिक उपलब्धियों के बाद भी जो है अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो जो अधिकांश पात्र लोग हैं वो बेरोजगार रहते हैं, तो ये सरकार की गलती है, उसकी नीतियों की गलती है, या फिर आप उसके लिए अच्छी नौकरी की तलाश कर देंगे इसके बाद, या फिर आप उसे समझाएंगे कि वह हिम्मत ना हारे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होता रहे, एग्जाम देते रहे और उसको अवश्य सफलता मिलेगी, या आप उसे समझाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है जिसे उसको सुधार करना आवश्यक है, अदरवाइज इतनी सारी उपाधियों के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि आप उसे समझाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई गलतियां रह गई होंगी जिसकी वजह से उसको अच्छी जो है उसके इच्छा के अनुसार नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसे उसमें सुधार करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने का विचार क्या है? वो व्यक्तिगत विचार है, या समय का अपव्यय है, मतलब समय का दुरुपयोग है, या फिर समय का द्योतक है,
सफलता का द्योतक है, मतलब उससे सफलता निश्चित है, या फिर समय का सदुपयोग है। तो किसी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना समय का सदुपयोग है, ताकि आपको उस काम को करते वक्त जो है आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा। ठीक, तो वो समय का सदुपयोग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जटिल समस्याएं आपको प्रवृत्त करती हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको किस दिशा में ले जाती हैं, किस ओर आपको जाने के लिए प्रवृत्त करती हैं? निराशा की ओर जाने के लिए प्रवृत्त करती हैं, या फिर अधिक कार्य करने की ओर प्रवृत्त करती हैं, या फिर आत्मविश्वास की स्थिति की ओर प्रवृत्त करती हैं, या फिर कम कार्य करने की ओर प्रवृत्त करती हैं? तो जो जटिल समस्याएं हैं वो आपको आत्मविश्वास की स्थिति की ओर प्रवृत्त करती हैं, कि आपके अंदर यदि आप जटिल समस्याओं को हल कर लेते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा आ जाता है। तो आत्मविश्वास की स्थिति की ओर आपको क्या करती हैं, वो ले जाती हैं। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? शिक्षण के मापदंड को ऊंचा उठाने में आप रुचि लेंगे, या फिर ट्यूशन से पैसा कमाने में लेंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के ज्ञान और वृद्धि एवं उसके व्यक्तित्व के विकास में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, या फिर छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में जो है आप इंटरेस्ट लेंगे और उस कार्य को आप ज्यादा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा कि आप छात्रों के ज्ञान वृद्धि और उनके व्यक्तित्व के विकास में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, उसमें रुचि लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, नैतिक मूल्यों में गिरावट आज के युग का एक कड़वा सच है। तो आजकल क्या हो रही है, मॉरल वैल्यूज में जो है वो गिरावट हो रही है, वो डाउन होते जा रहे हैं, बच्चों में भी और टीचर्स में भी और आसपास के लोगों में भी। तो ऐसे में आप एक शिक्षक के रूप में किस प्रकार की सामाजिक भूमिका का निर्वहन करेंगे? तो आप समाज में, आपका दायित्व है, आप एक टीचर हैं तो आप मॉरल वैल्यूज को बढ़ाएंगे, आपका दायित्व है, तो आप अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवर्तन की दिशा को बदलने के लिए लंबे चौड़े आप भाषण देंगे। तो ये केवल भाषण देके काम तो नहीं बनेगा। दूसरा, विकास की इस अंधी दौड़ में नैतिक मूल्यों का रोना नहीं रोएंगे, तो आप उसकी बात ही नहीं करेंगे। या फिर एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो कोई भी चीजें हमें सिखानी है, नैतिक मूल्य स्पेशली यदि हमें नैतिक मूल्य सिखाने हैं, तो आप क्या करेंगे, उन सारी चीजों को अपने अंदर लागू करेंगे। ठीक है, और आपको देखकर लोग जो है वो आपसे खुद पे खुद सीख जाएंगे। तो आपका रिफ्लेक्शन लोगों पे आएगा और वो आपसे जरूर सीखेंगे उन चीजों को। ठीक, और यदि आप खाली भाषण दे रहे हैं और आप उस तरफ कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जिसे कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और अपना उस फील्ड में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो नैतिक मूल्यों को सिखाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, कि आप एक आदर्श उनके सामने प्रस्तुत करें अपने आप में उन वैल्यूज को लाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में आप क्या करेंगे, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में स्थान देंगे। अपने जीवन में स्थान देंगे तो आपके जीवन से जो प्रेरणा लेकर लोग उसको सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आप एक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, आपका पुत्र इस स्कूल में पढ़ता है, तो आप वहां कार्यानुभव के अंदर वहां जो होता है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, और साथ ही साथ वहां पे आपको जो है कार्य का अनुभव दिया जाता है। उसके अंतर्गत आपको सफाई, सिलाई और अन्य जो है कार्य, शिल्प कार्य जो है वो सिखाए जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपको बाकी जो है लाइफ स्किल्स, मतलब आप कैसे जीवन में जिएंगे, तो वो सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपको सिखाई जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक प्रधानाचार्य के हैं और आपका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए, कार्यानुभव शिक्षक से अनुरोध करेंगे कि मेरे पुत्र के लिए सफाई का काम न कराएं। तो आप जो है वो जो ट्रेनिंग दे रहा है उस टीचर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे बेटे को जो है वो साफ सफाई का काम ना दें, या फिर अपने पुत्र को कार्यभार सौंपने से मना कर देंगे, या फिर निर्धन छात्रों को ही केवल कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर अपने पुत्र को भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें, कि अपने पुत्र को भी आप क्या करेंगे, उन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए और उसके सुझाव और नीतियों का पालन किया जाए। तो प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि शिक्षा आयोग जो है इतनी जल्दी प्रतिवर्ष गठित किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसकी नीतियों का पालन किया जाए, तो पुराने जो शिक्षा रूल बने हैं उसकी नीतियों का ही केवल पालन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त होकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर अमल किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन किए जाएं या मूलभूत परिवर्तन हो। ऑप्शन नंबर डी, एक शिक्षा नीति बनाई जाए जिसपे सभी व्यक्ति जो हैं वो अमल करें। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा कि ईमानदारी पूर्वक निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर, ईमानदारी पूर्वक हम क्या करेंगे, अपने जो स्वार्थ हैं उनसे दूर होके, अपने जो सेल्फिशनेस है उससे दूर होके क्या करेंगे,
ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और जो नीतियां बनी हैं, जो शिक्षा नीतियां बनी हैं, उन पे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। और यदि उसके बाद भी उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं तो फिर उसको आगे हम जो शिक्षा आयोग हैं उस तक उसको पहुंचाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, सही होगा। जो भी रूल्स बने हैं उनको ही यदि हम फॉलो करा दें, उनको ही सही तरीके से हम ईमानदारी पूर्वक करें, तो जो टीचिंग का स्तर है वो काफी ऊंचा उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, किसी ऐसे व्यक्ति ने यदि प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के रूप में नौकरी पा ली है जो कि उच्च पद का आकांक्षी है, मतलब वो हायर लेवल पे जाना चाहता था, उसको प्राइमरी स्कूल मिल गया, ठीक, और उसने प्राइमरी स्कूल में जो जॉब है वो ज्वाइन कर ली, तो ऐसा शिक्षक यदि स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ा रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे वेतन तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि वो ठीक से पढ़ाना स्टार्ट न कर दे, ठीक से अपना काम करना स्टार्ट न कर दे, या फिर उसे तुरंत नौकरी से निष्कासित कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए नौकरी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी, उसे साधन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विवश किया जाना चाहिए ताकि उसका जो सामाजिक विकास हो सके, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें सही होगा कि उसे वेतन तब तक, उसके वेतन को नहीं बढ़ाना चाहिए, वेतन वृद्धि उसको नहीं देनी चाहिए, मतलब उसको उसके इनकम में इंक्रीमेंट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपना काम सही से करना स्टार्ट ना कर दे, या फिर सही से वो टीचिंग जो है उसको स्टार्ट ना कर दे, तब तक उसे प्रमोशन नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। जो एजुकेशन है वो शक्ति और सत्ता का स्रोत है, किसके लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, या फिर बालकों के लिए, या ए और बी दोनों के लिए। तो जो शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है वो है बालकों के लिए। बालक जब शिक्षा से क्या कर सकते हैं, शक्ति और सत्ता दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति घर के निकट के स्कूल में होने के पीछे क्या तर्क है। ये तर्क है कि ताकि वो अपने परिवार के साथ रहकर जो है भरपूर आनंद उठा सके अपनी जॉब का, या फिर ताकि वो घर और स्कूल के बीच परस्पर संबंध बना सके, या फिर ताकि शिक्षक को अपने वेतन में मकान या फिर बस का जो किराया है वो उसका बच जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो टीचर को जो उसके घर के नजदीक प्राथमिक क्लास स्कूल का जो टीचर है उसको उसके घर के नजदीक स्कूल देने का पीछे ये तर्क है कि वो क्या कर सके, जो स्कूल और घर के बीच जो है वो परस्पर संबंध बना सके, तो मतलब वो अपनी टीचिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से निभा पाए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बेस होता है हमारे एजुकेशन का, तो वो काफी अच्छा बने और टीचर को पूरा टाइम मिले उस अपनी टीचिंग को कराने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका वो ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, ताकि घर और स्कूल के बीच जो उसका संबंध है वो बना रहे, परस्पर संबंध उसका बना रहे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में आपका क्या मत है। तो भ्रष्टाचार शिक्षा में व्याप्त है वो कैसे होता है, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाने से होता है, या फिर शिक्षकों द्वारा कक्षा में न पढ़ाकर बच्चों को ट्यूशन देने से होता है, या फिर शिक्षकों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलने से भ्रष्टाचार होता है, या फिर ए और बी दोनों। तो शिक्षा में भ्रष्टाचार का मतलब है कि शिक्षक जो है पैसा लेके अंक बढ़ा रहे हैं तो ये भी भ्रष्टाचार है, और यदि शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं और बाद में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं तो ये भी भ्रष्टाचार है। तो ए और बी इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षक की जो कार्यक्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब शिक्षक जो है अपने जो उसके वर्क की जो एबिलिटी है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। स्कूल प्रशासन को कड़ा करके, मतलब कि उस पर कड़े नियम कानून लगा दिए जाएं, ऐसे जो है वो अच्छे से पढ़ाएगा, उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी उससे, या फिर उसको वेतन ज्यादा दे दिया जाएगा उससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, या फिर परीक्षाफल के अनुसार उसको पदोन्नति दे दी जाए कि जैसा रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है प्रमोशन दे दिया जाए, इससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, या फिर शिक्षक के विभिन्न कार्यों की सराहना करके। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा कि उसकी कार्यक्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके जो वर्क की जो एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं कि जितना टीचर जो भी काम कर रहा है तो उसके कार्यों की हम क्या करें, सराहना करें। जो भी उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो काम कर रहा है, यदि उसके काम अच्छे हो रहे हैं तो उनको हम सराहना करेंगे, तो उससे उसका जो कार्यक्षमता है वो बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।